हेलो साथियों, आपका अपना परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। आज आप लोगों का फिजिक्स का क्लास 11 उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम उसी का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो सबसे पहले आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, उसका पहले वो सब सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम लोग बनाएंगे। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 से होमवर्क दिए थे। इसमें बोला था कि नीचे दिए गए चित्र में बल और दूरी के बीच संबंध दिखाया गया है। और एक बात, अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन रहे थोड़ा सा नॉलेज वाला, तो आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने वाला, तो आप लोगों को वो होमवर्क देंगे और वो क्वेश्चन अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे, हर एक वीडियो में। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 21 नंबर में क्या बोला है? नीचे दिए गए चित्र में बल और दूरी का ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है, बल और इधर हो गया फोर्स और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, इधर हो गया दूरी। और इसमें ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हम लोग को तो ये बताती है, बल और कार्य बताती है। तो इसमें ये बताना है कि इसमें कितना कार्य होगा, ये बताना है। चलो ठीक है, आते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इसमें ऊपर वाला पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और नीचे वाला का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें ये पता करेंगे इसमें कितना होगा एरिया। तो चलिए निकालते हैं। जहाँ बंद होगा उसी का ही निकालना है, खुला ये वाला खुला नहीं निकालना है। और ऊपर वाला को प्लस और नीचे वाला को माइनस करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं फिगर को। और इसमें यह बताना है कि इसमें क्या संबंध निकलेगा और कार्य निकलेगा, और कितना कार्य निकलेगा हम लोग को ये निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला का एरिया निकालना है। ऊपर वाला देखिए, यहाँ से ये वाला ऊपर यहाँ से 10 लेना है, और ये वाला बीच बड़ा वाला 20 है। तो और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 है। तो इसका पहले एरिया निकालेंगे। इसका एरिया यानी कि पहला 1 इंटू यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, और इधर 10, तो 10 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर है और यहाँ लंबाई में 20 सेंटीमीटर। इसको अगर गुना करें तो लंबाई 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे वाला को देखिए, ये वाला नीचे वाला इसके सीधा में है। यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 इंटू 20, लेकिन ये वाला नीचे है इसलिए इसको माइनस में लेंगे, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो सीधा करे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यानी कि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ गुना करेंगे 1 इंटू 10, ऊपर में है तो प्लस। ठीक है, यानी कि इस तरफ अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो नीचे वाला को माइनस में लेना है और ऊपर वाला को प्लस में लेना है। तो यहाँ निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितना भी निकालने के बाद सभी को ऐड कर देना है, सभी को प्लस कर देना है। तो यहाँ से देखिए 10 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 10, ये वाला कट के 0 हो जाएगा और ये वाला प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो निकलेगा 20 आंसर होगा। चलिए निकालते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 20, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर में ये बोला है ग्राफ में जो संबंध दिखाया गया है इसका मान निकालना है। तो इसमें जो मान निकलेगा वो 20 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है x1 से लेकर के x5, यहाँ से यहाँ तक का ही इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन पहले पूरा नहीं पढ़े थे, क्वेश्चन में जो बोला है यहाँ से यहाँ तक का ही वैल्यू निकालना, 5 तक का। जो 5 तक का वैल्यू निकाले, सबसे पहले सबका क्षेत्रफल निकाल लेना है, पूरे का क्षेत्रफल, ऊपर वाला का क्षेत्रफल, नीचे वाला का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ, और नीचे वाला को माइनस करना है, ऊपर वाला को प्लस करना है। माइनस प्लस करने के बाद जो पूरा ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर जो आया 20 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला है कि यदि W1, W2 और W3 क्रमशः 3 अलग अलग
रास्ते हैं 1 2 3 से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक कण को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य का चित्र में दिखाए गए चित्रानुसार प्रतिनिधित्व करता है, सही संबंध है। यहाँ पर बोला है कि 3 रास्ते कोई भी पिंड को 3 रास्ते से ले गया है। तो यहाँ से ए से बी तक एक रास्ते, दूसरा और तीसरा, यहाँ से एक बार 1 से, ठीक है, तो दूसरा 2 से, तीसरा 3 से। तो यह बताना है कि इसमें जो कार्य होगा वो कितना हुआ है। सॉरी, क्या है, यह बताना है कि इसमें जो कार्य होगा क्या समान होगा या फिर अलग। सबसे पहले आप लोग पहले बताइए कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो कैसा बल है। गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है। और यहाँ पर जो बोला है गुरुत्वा क्षेत्र में यह कण को बात किया गया है। गुरुत्वा क्षेत्र पर बोला है तो संरक्षी बल द्वारा जो कार्य होगा वो किसी भी पाथ से ले जाएंगे, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किसी भी पाथ से ले जाएंगे, सबका कार्य बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका W1 W2 और W3 बराबर होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है। केवल संवेग संरक्षित रहता है, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, या संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, यहाँ पर संरक्षित नहीं रहता गतिज ऊर्जा। जब 2 ऊर्जा टकराता है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, इसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर है वो 9.8, इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर जो कहलाती है वो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता रहता तो ऊर्जा होगा, अगर कार्य करने की क्षमता रहता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। इसमें बोला है कार्य करने की दर यानी कि पावर W/T, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। m द्रव्यमान का एक कण v वेग से चलते हुए 2 मीटर 2m द्रव्यमान के एक स्थिर कण से तुरंत और अप्रत्यास्थ रूप से टकराता है। टक्कर के बाद निकाय की गति क्या होगी, इसमें समझा देते हैं। एक m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है, बोला है v वेग से चलता है, और 2m का द्रव्यमान एक स्थिर कण से यानी कि 2m का द्रव्यमान जो है यहाँ पर स्थिर रहता है, और ये वाला टकराता है, इसमें टकराने, और ये जो टक्कर है परंतु अप्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है, टक्कर परंतु अप्रत्यास्थ टक्कर है। m द्रव्यमान का भी वेग से जाता है, द्रव्यमान में एक स्थिर कण से परंतु अप्रत्यास्थ रूप से टकराता है। टक्कर के बाद निकाय का गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें गतिज ऊर्जा इसका क्या होगा ये बताना है। तो इसका आप लोग दिमाग लगाइएगा, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में इसका दिया जाएगा, और इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक। अगर ऑप्शन नंबर सी इसका 3 आ गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ये वाला होमवर्क दे रहे हैं, और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे। पहला एक होमवर्क हो गया, हर एक वीडियो में आप लोग को 5 होमवर्क दिया जाएगा। इसमें बोला है जब किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। अगर यहाँ बोला है कि यदि वेग को आधा कर दे, मान लीजिए कोई पहली एक पिंड है, सॉरी बोला है यहाँ पर एक पिंड है, उसका वेग को आधा कर दिया है, तो वह उसका जो गति ऊर्जा क्या होगा। पहले इमेजिन कीजिए जब पूरा होगा, जब इसका वेग पूरा होगा तो वहाँ पर कितना होगा, जब इसका वेग भी होगा तो इसका गति ऊर्जा कितना होगा, तो गति ऊर्जा E/mv², ठीक है। अब इसका जो वेग है v को आधा कर दें, तो नया गतिज ऊर्जा बनेगा, v को आधा कर दें तो नया गतिज ऊर्जा बनेगा, ठीक है सर। हाफ
ये वाला सब पिंड का जो द्रव्यमान ये सब कांस्टेंट है, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो ये सबको हटा करके हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर समानुपाती भी स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट। और हम अब यहाँ पर आधा कर दिए तो भी बाय 2 का स्क्वायर, भी बाय 2 का स्क्वायर के हाफ, और के हाफ यानी कि स्क्वायर जब हटाएंगे समानुपाती के हाफ जो हटाएंगे तो भी बाय 4, यानी कि जो पहले का गतिज ऊर्जा था उसका 1/4 होगा। यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, यदि आधा कर दे तो उसका 1/4। क्या किए, सबसे पहले पुराना गतिज ऊर्जा जब उसका वेग पूरा होगा भी होगा तो कब क्या होगा ये निकाल लिए। नया गति, ये सब चीज़ कांस्टेंट है, ये सब की कांस्टेंट मानते हैं, समानुपाती का चिन्ह दिए। और नया गतिज ऊर्जा के डैश माने समानुपाती भी स्क्वायर, के डैश भी स्क्वायर सबका वैल्यू जब रख दिए ये फाइनली निकल के आया के जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका अगर बढ़िया से हम और बढ़िया से बेटर से बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम लोग को पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क था। बोला है 28 नंबर में, यदि किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। बोला है अगर संवेग में 100% बढ़ा दें, संवेग अगर 100% बढ़ा दें तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले संवेग को बढ़ाते हैं। संवेग में जो वृद्धि किया है वो 100% है। संवेग में जो वृद्धि किया है वो 100% है। 100 गुना पी, कितना वृद्धि है, संवेग में वृद्धि 100% है, यानी कि इसको जो पूरा कटाएं तो इसकी वृद्धि p होगा, जितना पहले था उसी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद p जब 100% वृद्धि हुआ, p प्लस p करेंगे, यहाँ पर जो आएगा वो 2p आ जाएगा, p डैश नया संवेग 100% वृद्धि किए, नया संवेग जो आएगा वो आएगा 100p। ठीक है, नया संवेग इतना आया। अब ये निकालना है, अब निकालना इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा नया। पहला गतिज ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संवेग 2m, तो यहाँ पर 2p इक्वल टू 2m, ये सारा सब कांस्टेंट है तो इसको हम बढ़ा देते हैं। ये सब कांस्टेंट है तो k डैश बराबर समानुपाती p हो जाएगा, p का स्क्वायर, p डैश का स्क्वायर जो नया, यहाँ पर 2p आ जाएगा, 2p आ जाएगा जो नया संवेग जो बढ़ा, k डैश k, यहाँ पर 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर जो नया संवेग हुआ वो इतना आया 4p स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर हम लोग का इतना संवेग आया। अब देखिए, अब इसको नया संवेग जो पुराना संवेग और नया संवेग से भाग देते हैं, k डैश। ठीक है, पहला जो संवेग नया संवेग जो निकला टोटल 4p स्क्वायर, और यहाँ पर सॉरी पुराना जो संवेग था पहले का गतिज ऊर्जा गुना, सॉरी फॉर्मूला गलत लगी, यहाँ पर k डैश बाय k बराबर p बाय 4p, यहाँ नया और यहाँ पर p से p खत्म हो जाएगा, और k डैश नया गतिज ऊर्जा आया 4p आया नया गतिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले निकाले कि संवेग में कितना वृद्धि हुआ। संवेग में वृद्धि करने के लिए 100/100% इतना निकाल लिए, और पहले जो था उसमें प्लस कर दिए, जितना पहले था उतना पहले निकाल लिए कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, जितना था 100 का 100% वृद्धि हो गया। ठीक है, उसके बाद जितना पहले था उसमें प्लस कर दिए जितना वृद्धि, तो p डैश जो आया 2p आया। उसके बाद यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दिए संवेग
संवेग ऊर्जा, गति ऊर्जा परिमेय, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो नया संवेग आया तो नया गति ऊर्जा, ये सब कांस्टेंट मान लिए, कांस्टेंट मान करके सबका यहाँ पर वैल्यू को पुट किए। जब वैल्यू को पुट किए, नया गति ऊर्जा का जो संवेग आया वो इतना आया, ठीक है, नया गति ऊर्जा का संवेग। अब ये निकालना है, हम लोग ये पता कर ले कि कितना वृद्धि हुआ गतिज ऊर्जा में, इतना 4k, यानी कि k डैश 4p, k बराबर टोटल जो गति ऊर्जा जो निकाले यहाँ पर, नया गति ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ, पहले निकाले संवेग में, अब निकालना है गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में निकालने के लिए ये करना है, दोनों को बट्टे कर देना, भाग देना है, और हम लोग का जो k डैश निकला, जो नया गति ऊर्जा आया 4 गुना है पहले का, ठीक है। अब हम लोग को प्रतिशत निकालना है, गति ऊर्जा में परसेंट, तो निकालना है वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, kf माइनस ki इंटू 100%, ठीक है। उसके बाद k4 के यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर k, और यहाँ पर भी k गुना 100। उसके बाद यहाँ पर जब घटाएंगे तो 3 के आ जाएगा, और यहाँ पर k टू 100, पूरा जब गुना करेंगे तो इसका 300% आएगा, यानी कि जो गति ऊर्जा में जो वृद्धि हुआ वो 300, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि। एक फॉर्मूला यहाँ याद रखिएगा, दूसरा स्टेप ये वाला याद रखिएगा, तीसरा स्टेप ये वाला याद रखिएगा, मतलब इस स्टेप से बनाते जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बेटाए तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बोला है द्रव्यमान m के एक पिंड के लिए गतिज ऊर्जा k है और संवेग p के बीच क्या संबंध है। इसका जो संवेग k, इसका जो संबंध है वो है d नंबर k p²/2m। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्रेन 10 किलोग्राम वजन का तो 40 सेकेंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है, तो बताइए कि क्रेन की शक्ति क्या है। सबसे पहले अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स दे तो यहाँ पर ये करना है कि क्या क्या दिया है वो बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले मास दिया है, मास जो है वो 100 kg है, मास दिया है। और बोला है सेकेंड, मतलब एक कोई मशीन है, क्रेन कोई मशीन है, जो बोला है 100 द्रव्यमान 100 kg का वस्तु को उठा रहा है, और वह जो 40 सेकेंड में 10 मीटर तक उठा लिया। मान लीजिए इसका वजन जो है 100 kg है, और इसको 10 सेकेंड में 10 मीटर तक ऊंचाई तक उठाया। तो ये बताना है कि उसका शक्ति कितना लगा, उसमें यहाँ से उठाने में उसका पावर कितना लगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जो दिया है वो सब हम सब चीज़ लिख लेंगे। यहाँ पर जो चीज़ दिया है देखिए, सबसे पहले मास दिया है, उसके बाद टाइम दिया है 40 सेकेंड, टाइम 40 सेकेंड, ठीक है। और बोला है कितना ऊंचाई तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी कि हाइट जो है इसका 10 मीटर है, ठीक है। अब पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, लेकिन जब कोई कार्य ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है, गुरुत्व क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है W = mgh। तो यहाँ पर हम रखेंगे mgh/T। तो अब देखिए जो वैल्यू दिया है वो पूरा रख देते हैं। 100, g का वैल्यू 10 यानी कि 10, इसका वैल्यू हाइट 10 दिया है, समय जो दिया है वो 40, ठीक है। यहाँ खत्म। अब यहाँ से 2 दूनी 2 पंचे, यहाँ से ये वाला खत्म, यानी 50। जब इसको गुना करेंगे तो 250 वाट आ जाएगा। इस पावर जो है वो 250 वाट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि क्रेन को जो 10 मीटर तक ऊंचाई तक उठाने में उसका यानी कि 250 वाट लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है m द्रव्यमान की एक गेंद ही गति से एक दीवार से टकराती है। m द्रव्यमान का एक गेंद भी गति से एक दीवार से टकराती है, ठीक है। तो गेंद द्वारा, बॉल द्वारा जो गेंद है दीवार पर कितना कार्य किया, यानी कि ये बात देखिए समझिए। एक दीवार है, एक बॉल को
मान लीजिए ये एक बॉल है, इसको फेंका, ठीक है, ये इसको फेंका तो इस पर बल लगाया जरूर है, तो ये इस पर बल लगाया। न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है हर एक वस्तु अगर टकराता है तो वहां पर बल लगता है। ये इस पर बल लगाया, ये भी इस पर बल लगाया, ये भी इस पर बल लगाया, तब इधर आया। तो देखो ये तो बल लगाया, लेकिन कार्य का डिफिनेशन क्या बोलता है? कार्य का डिफिनेशन यह बोलता है अगर बल के दिशा में वस्तु विस्थापित होता है तभी माना जाता है कि कार्य हुआ। बल की दिशा में अगर विस्थापित हुआ तो मानते हैं कार्य हुआ। तो अब इमेजिन कीजिए अगर यहाँ दीवार रहे, अगर हम बॉल इस पर मारेंगे, अगर दीवार पर हम लोग बॉल मारेंगे तो क्या दीवार घिसकेगा? अगर दीवार नहीं घिसकेगा तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो हो जाएगा यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए उस कार्य का जो फॉर्मूला है वो एफ गुना एस, बल कुछ भी लगा होगा, बल एफ है और विस्थापन शून्य है, तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कार्य इसमें जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोला है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी बोला है चुंबक बल, ऑप्शन नंबर सी बोला है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर डी बोला विद्युत बल। तो इससे पहले समझिए कि संरक्षी बल होता क्या है। संरक्षी बल उसको बोला जाता है, संरक्षी बल बोला इसमें नहीं है, लेकिन संरक्षी बल सबसे पहले क्या होता है समझिए। संरक्षी बल उसको बोला जाता है जो किसी भी रास्ता से अगर ले जाने पर कार्य नहीं होता है, कार्य जो होता है वहाँ शून्य होता है। कोई भी रास्ता से ले जाएंगे तो उतना ही कार्य होगा जितना हर एक बिंदु से होता है, हर एक रास्ता से उतना ही कार्य होगा। इधर से ले जाएं अगर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी खींचता है अपनी ओर, अगर यहाँ वस्तु को रखें इधर खींचेगा तो उतना ही कार्य होगा, इधर खींचेगा तो उतना ही कार्य होगा, अगर यहाँ रखेंगे तो उतना ही, अगर इधर से घुमा के लाएंगे तो उतना ही कार्य होगा। संरक्षी बल यही कहता है। देखिए एक बिंदु अगर यहाँ पर ए है और एक बिंदु यहाँ पर बी है, ठीक है, और वस्तु को अगर एक बॉल यहाँ से हम लाएं यहाँ पर तो उतना ही कार्य होगा। ये वस्तु को अगर इधर से आए उतना ही कार्य होगा, या फिर सीधा भटके उतना ही कार्य होगा। फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्प्लेसमेंट यानी कि वस्तु किधर से विस्थापित करे उतना ही कार्य होगा जितना इधर से होगा। समझे, संरक्षी बल उसी को बोला जाता है। और यानी इसमें एक तरह से बोला जाए तो किया गया कार्य शून्य होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब असंरक्षी बल किसको बोला जाता है? असंरक्षी बल उसको बोला जाता है जहां पर ऊर्जा का हानि होता है, जहां पर कार्य करना पड़ता है, उसको बोला जाता है असंरक्षी बल। जहां पर ऊर्जा का हानि होता है उसको बोला जाता है असंरक्षी बल। जैसे एक कोई भी ईटा को ले लीजिए, जब इसको धकेलिएगा तो पीछे तरफ बल लगेगा और ये बल धीरे धीरे जाते जाते एक समय ये घर्षण जो बल लग रहा है एक समय जाते जाते बहुत प्लेन हो जाएगा, और इतना प्लेन हो जाएगा कि एक समय बहुत ही कम घर्षण लगेगा, बहुत कम घर्षण बल लगेगा। इससे क्या हुआ, यानी घर्षण बल यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यानी कि ऊर्जा का अभी हानि लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता कम हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की अगर दर को कार्य करने की क्षमता की ऊर्जा बोलता है। जितना ज़्यादा कार्य करने की क्षमता तो उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा बल उतना ज़्यादा कार्य, और जितना ज़्यादा कार्य उतना हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा है, नहीं कार्य करने की क्षमता है। तो समझे, तो उसी प्रकार यहाँ पर कार्य धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि यहाँ पर बल संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका घर्षण बल सही। दो संपर्क सतहों में जब लाता है, दो संपर्क सतहों के बीच जो बल लगता है उसको घर्षण बल बोला जाता है, और घर्षण बल धीरे धीरे वो एक संरक्षित बल रहता है। और इधर से अगर इधर से ले जाएंगे तो उतना ही कार्य होगा, इधर से कार्य तो अलग अलग मार्ग से ले जाएंगे तो घर्षण बल उतना ही लगेगा जितना मार्ग पे डिपेंड करता है दूर से। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका संरक्षित बल है, संरक्षित बल नहीं है। चुंबक बल देखिए, इसका संरक्षित बल, विद्युत बल और संरक्षित बल, सॉरी संरक्षित बल, ये संरक्षित बल, ये संरक्षित बल, घर्षण बल और संरक्षित बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बोला है 33 नंबर बोला है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण को एक निश्चित क्षण पर इतना वेग मीटर पर सेकेंड
फिर सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी ये बताना है। देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो बोला है कि एक द्रव्यमान जो है 2 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है, 2 kg द्रव्यमान का एक कण रखा है, वह जो वेग है उसका वो 3j कैप प्लस 3i कैप, ये वाला 3i कैप, यहाँ पर j कैप दे दिया है, ये वाला 3i कैप होगा, 3i कैप 4j कैप, ठीक है। इतना वेग दिया है और हम लोग को गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब बोलिए क्या ये इसमें भी में ये वाला को रख सकते हैं? ये वाला हम लोग नहीं रख सकते हैं, भी वाला में हम लोग ये नहीं रख सकते, इसका एम्पलीट्यूड यानी कि बोला जाए तो परिणाम को रख सकते हैं, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड निकालता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला एम्पलीट्यूड, इसका जो परिणाम निकालेंगे वो ये मान लीजिए ए और ये वाला बी, तो यहाँ पर वेक्टर भी है, इसका परिणाम निकालते हैं 3 का स्क्वायर, परिणाम निकालने का तरीका a प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका 16 भी, और यहाँ पर भी का जो हो जाएगा √25, अगर इसको निकालना चाहेंगे तो 5, इसका जो भी का वेग का जो मान आया वो 5 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। अब इसमें इसका पूरा वैल्यू को रख देंगे, हम लोग को द्रव्यमान मालूम है और वेग हम लोग को मालूम है, वेग हम लोग निकाल लिए 5 है। तो अब यहाँ पर पूरा वैल्यू को रखने के बाद इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 1/2 और द्रव्यमान 2 और वेग 5, ये वाला कट गया यानी कि 25 जूल, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग को क्या डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 34 बोला है m द्रव्यमान का एक पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड भी वेग के साथ एक दीवार से टकराता है, संवेग में क्या परिवर्तन होगा ये बोला है। ये देखिए पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में सबसे पहले इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कोई भी संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टक्कर, दुनिया का कोई भी टक्कर रहे, कोई भी वस्तु आपस में टकराता है तो वहां पर संवेग, रेखीय संवेग हमेशा बराबर नियत रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। कोई भी टक्कर रहे, दुनिया का कोई भी टक्कर, फिर से याद रखिएगा, कोई भी टक्कर रहे वहां पर संवेग जो होता है हमेशा नियत होता है, ठीक है। यानी कि इसका सी नंबर हो जाएगा, संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई भी पूर्णतः प्रत्यास्थ बोला संवेग में क्या परिवर्तन, गति ऊर्जा रहता तो यहाँ पर कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर संवेग है, संवेग में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी 0 परिवर्तन हुआ। ये देखिए इसमें जो बोला है क्वेश्चन, बोला है 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार 72 किलोग्राम पर घंटा की गति से उस दिशा में 9 किलोमीटर घंटा की गति से चलने वाला 400 किलोग्राम द्रव्यमान वाली ट्रक से टकरा जाती है और टक्कर के पश्चात कार उल्टी दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस लौटती है, तो टक्कर के बाद टक्कर की गति क्या होगी। इसमें बोला है, समझा देते, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग का SW रहेगा, समझा देते हैं और बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन टक्कर से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोला एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 400 kg है, 400 kg है, और ये जो है एक कार 72 घंटा के वेग से गति कर रहा है, यानी कि 72 किलोमीटर पर घंटा के वेग से गति कर रहा है, और 9 किलोमीटर पर घंटा के चलने से 4000 किलो वाली या 4000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक ट्रक से टकरा जाता है। यानी कि एक ट्रक है जिसका द्रव्यमान, ट्रक बड़ा होता है, इसका द्रव्यमान बड़ा मान लेते हैं m, इसका द्रव्यमान 4000
किलोग्राम है। ठीक है, 4000 किलोग्राम है और टकरा जाती है, और टकराने के बाद उल्टी दिशा में टकराने के बाद ये उल्टी दिशा में जो 18 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चलने लगता है, 18 किलोमीटर पर घंटा के पास चलने लगता है। ये बताना टक्कर के बाद गति क्या होगी, टक्कर के बाद जो इसका गति क्या होगी ये बताना है। तो इसका टक्कर के बाद का वेग बताना है। तो इसमें जो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका बनाने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग तो पूरा बना लीजिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर बन गया तो आप लोग इंस्टा में आप लोग वहाँ से फ़ोटो भेज दीजिएगा अपना कॉपी का, वहाँ से आप लोग को कॉपी चेक करके। अगर नहीं बना तो अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, 2 होमवर्क हो गया, कम से कम आप लोगों को 5 होमवर्क मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 36। किसी वस्तु का वेग 3 गुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। किसी वस्तु का वेग को अगर 3 गुना कर दे तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 12 mv² होता है। ठीक है, ये वाला सब कांस्टेंट है, द्रव्यमान ये सब सारा कांस्टेंट है, तो इसके यहाँ पर समानुपाती भी लगा देते हैं। ठीक है, और के बराबर अब बोला है कि 3 गुना बढ़ गया है, पहले भी था, अब जो भी डैश हो गया 3 गुना बढ़ गया पहले से। यहाँ पर भी डैश दे दे और यहाँ पर 3v का स्क्वायर, तो के समानुपाती 9v का स्क्वायर, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 3 गुना बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर कितना बढ़ेगा, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 1 ग्राम पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगा। यदि कोई द्रव्यमान दिया है, 1 ग्राम पदार्थ जो है अगर ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो उसका ऊर्जा कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला देखेंगे कॉपी में या किताब में, E बराबर mc², ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें द्रव्यमान दिया है और ये प्रकाश की चाल दिया है। तो ये जो दिया है इसका बताना कि ऊर्जा में कितना चेंज होगा, कितना बदलेगा ऊर्जा, वो बताना है। यहाँ देखिए 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम वस्तु का द्रव्यमान है। अब इसको केजी में चेंज कीजिएगा, 10 पे पावर -3 kg। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे, 10 पे पावर -3। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायर 10⁻³ यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 प्लस 16, 9 को इधर कर लेंगे और जब यहाँ सॉल्व करेंगे पूरा 8 13 आ जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻13। ये वाला फॉर्मूला में रखिएगा सारा वैल्यू, तो इतना इसका आंसर जो आएगा 9 × 10⁻13, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका बोला है ऊर्जा का व्यंजक इकाई है, ऊर्जा का जो व्यंजक इकाई है वो जूल है, ऊर्जा का व्यंजक इकाई जूल है। ठीक है, अब इसमें बोला है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर के बाद क्या होगा। क्या वस्तु विपरीत दिशा में चलती है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। जब पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर होता है तो साथ में ही वस्तु को ले जाता है। अगर आगे वाला वस्तु दूसरे वाला वस्तु अगर टकराता है, पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर हो, तो ये वस्तु को साथ अपने ले आता है। अर्थात
ये बोला जाए कि ये वस्तु अगर m द्रव्यमान का है, ये v वेग से जा रहा है, और ये वस्तु भी m द्रव्यमान का है v वेग से, जब टकराएगा तो ये दोनों वस्तु चिपक करके आपस में ये दोनों वस्तु एक साथ गति करने लगेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। परंतु वस्तु आपस में चिपक जाते हैं, वस्तु विराम में नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। ये सब चीज़ आप लोग का डेली लाइफ का चीज़ है, आप लोग कोई भी बॉल से भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1 हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगा। इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है, एक एचपी का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 745 इंटू 6 है, 6 वाट है, लेकिन इसका जो अप्रॉक्स में लिखा जाता है लगभग 746 वाट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किलोवाट निम्नलिखित में से, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका इकाई है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका इकाई है, तो इसका जो इकाई है वो पावर का है, ऊर्जा का नहीं है ना वर्ग का है, यानी कि किलोवाट घंटा शक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी प्रणाली में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य इसके परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। सिंपल सी बात, आप लोग ने एक परिमेय पढ़ा होगा कि गतिज ऊर्जा कार्य ऊर्जा परिमेय, कार्य ऊर्जा परिमेय क्या बोलता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो W बराबर डेल के, यानी कि W बराबर के F माइनस के आई, यानी कि किसी वस्तु पर जो कार्य किया जाएगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यह कार्य ऊर्जा परिमेय है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका एक याद रखिएगा, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यास्थमान का गुणांक क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 0 होगा, ई बराबर 0। अब बोला है दो वस्तुओं के बीच एक प्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग क्या होगा। इसका सीधी सी बात है, कोई भी टक्कर रहे उसका संवेग हमेशा नियत रहेगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। यह अभी थोड़ा देर पहले यह बात को बोले कि कोई भी दुनिया का कोई भी टक्कर है उसमें संवेग हमेशा नियत रहता है, यानी कि संवेग जो होगा संरक्षित रहता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा ना अचर रहेगा, यानी कि इसका हमेशा संरक्षित रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोला है एक पिंड निर्वात में अकेले गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। ठीक है, गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर रहती है। इसमें से कौन सा राशि अचर रहती है, यानी कि बदलती कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, अच्छा अचर रहती है, यानी कि इसमें कौन सा, ये बताना है कि कौन सा कांस्टेंट रहता है। संरक्षित, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 दे दिया है अचर, यहाँ पर अचर भी होगा आंसर, नहीं दोनों मान लीजिएगा। संवेग संरक्षित रहता है, यहाँ पे अचर रहता है, दोनों एक ही बात है, नहीं ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक पिंड निर्वात में अकेले गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से गिर रहा है। ठीक है, तो गिरने के दौरान जब वस्तु गिर रहा है तो इसमें यह बताना है कौन सा कांस्टेंट रहता है जो बदलता नहीं है। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिरता है तो हमेशा इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो देखिए कैसे, यांत्रिक ऊर्जा जो है इक्वल, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग है। इसका प्रूफ करने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाता है। इसे याद रखिएगा, जब हम लोग वस्तु को ऊपर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु में बढ़ता है, जब धीरे धीरे वस्तु को ऊपर ले जाते हैं तो हम जो कार्य करते हैं वो कार्य इस वस्तु में जमा हो जाता है।
और यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जब जाता है तो गतिज ऊर्जा कम रहता है। जैसे हम इसको छोड़े, जब इसको छोड़ेंगे तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा। तो जब गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा तो धीरे धीरे, यानी कि ये अभी बढ़ रहा है, ये 0 है, तो यहाँ पर दोनों का योग इतना ही होगा, इसके बराबर, ठीक है। और जब उसको छोड़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है और एक समय आ करके ये शून्य हो जाएगा, यानी ये जितना था इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये कुल, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। घर्षण बल है, यह भी थोड़ा देर बताए। घर्षण बल एक और संरक्षित बल है। शक्ति का सबसे छोटा इकाई, शक्ति का जो सबसे छोटा इकाई वो मेगावाट है, यानी कि 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट, ठीक है। और 1 किलोवाट जो होता है 10⁻³ वाट, और 1 HP बराबर 746 वाट। ये याद रखिएगा, ये सारा यूनिट, ठीक है। अब बोला है स्प्रिंग स्थिरांक का विमा सूत्र। स्प्रिंग स्थिरांक का विमा सूत्र समझिए। स्प्रिंग स्थिरांक F बराबर, एक फॉर्मूला देखा होंगे आप लोग, x, ये माइनस कैसे आता है देखिए। ये फॉर्मूला है स्प्रिंग बल का, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है। ये जो स्प्रिंग है, जब हम लोग इस पे जब खींचेंगे x विस्थापन करते हैं, तो हम लोग एक चीज मालूम है कि जब कोई वस्तु को खींचते हैं तो वस्तु के अंदर एक फोर्स उत्पन्न होता है, और वो जो फोर्स है उसको बोला जाता है प्रत्यानयन बल। एक स्वयं अपने एक फोर्स से बल उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर इसको प्रत्यानयन बल कहा जाता है। और प्रत्यानयन बल, ठीक है, चलिए इसमें है देखिए, स्प्रिंग जब हम लोग घिसते हैं, जब x विस्थापित करेंगे, उसके विपरीत अंदर में एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु को, जो स्प्रिंग को, जो लंबाई को विस्तृत किए हैं उसको कम करने का प्रयास करता है। जितना ज़्यादा विस्थापित कीजिएगा उतना ज़्यादा बल होगा, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इस केस में समानुपाती का चिन्ह आता है और यहाँ पर माइनस आता है, क्योंकि जब हम लोग दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और जब समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर के का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब बोला है कि इसी को बोला जाता है स्प्रिंग नियतांक, यानी कि के का। तो के बराबर, अब इसका विमेय सूत्र निकालना है। के बराबर x को यहाँ ले आएंगे, F बराबर x, F/x। अब देखिए बल का जो होगा m/L/t-2, ठीक है, और इसका L से L खत्म, और यहाँ पर m/L0t-2। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अब टाइम भी बहुत होते जा रहा है, आप लोग होमवर्क दे देते हैं। ये वाला होमवर्क बना लीजिएगा, ये भी आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा, और एक क्वेश्चन ये भी आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए, और कैसा वीडियो लगा तो ये इसमें कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट पढ़ करके वीडियो और मेहनत करने का हम लोग को जुनून मिलता है। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।